और चलिए अब आपको ये बताते हैं बेलारूस की वॉर एक्सरसाइज से कैसे यूक्रेन युद्ध का एक नया फ्रंट खुल गया है। दरअसल यूक्रेन के नॉर्थ और ईस्ट में रूस है, तो वहीं उसके उत्तरी सीमा बेलारूस से भी लगती है। और ये मेरे ठीक आगे आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से रूस, यूक्रेन और बेलारूस ज्योग्राफिकली एक दूसरे से जुड़ते हैं। बिल्कुल, और देखिए राजधानी कीव से बेलारूस बॉर्डर की दूरी महज 100 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं बेलारूस, वो यूक्रेन से देखिए बिल्कुल सटा हुआ है। और उसके ठीक 100 किलोमीटर के बाद ही जो राजधानी है यूक्रेन की कीव, वो सटती है। ऐसे में बहुत ही खतरनाक है। अनुराग, अगर हम इस मैप के माध्यम से समझाना चाहें अपने दर्शकों को कि अगर बेलारूस की धरती का इस्तेमाल किया जाता है अटैक के लिए, तो यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंच सकता है। श्वेता, बेलारूस को लेकर कहा जाता है कि ये रशिया का वॉर फ्रंट है, ये लॉन्च पैड है और यहां से सबसे नजदीक है यूक्रेन पर हमला करना। लेकिन सवाल यह भी कि क्या बेलारूस की वॉर एक्सरसाइज पूरी तरह से युद्ध में तब्दील हो जाएगी, ये आगे पता चलेगा। लेकिन यूक्रेन कैसे चौतरफा गिर गया है वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो इसमें मैप को अगर आप समझे तो यूक्रेन में देखिए ओडेसा, खार्किव, डोनेस्क, ये तमाम जो बड़े इलाके हैं यूक्रेन के, उस पर बेलारूस सीधे सीधे यहां से ही टारगेट कर सकता है। यूक्रेन पर अभी रूस 3 फ्रंट से अटैक कर रहा है। पहला फ्रंट है खार्किव, जहां लगातार लड़ाई चल रही है, ये देखिए। दूसरा फ्रंट है डोनेस्क का, जहां यूक्रेन और रूस की आर्मी आमने सामने है। और आप देख सकते हैं इसके अलावा साउथ से भी रशिया लगातार ओडिशा पर हमला कर रहा है। और अब बेलारूस बॉर्डर भी खुल गया, यानी कि यूक्रेन जो मिड में है, जहां पर कीव है, उसके चौतरफा रशिया ने अपनी घेराबंदी कर दी है। एक तरफ तो बेलारूस है जो कि पूरी तरह से सगे संबंधियों का रिश्ता निभाता आया है रूस के साथ, और उसके अलावा खार्किव जिस पर कब्जा किया रूस ने, डोनेस्क पर कब्जा किया, ओडिशा पर कब्जा किया है। यूक्रेन का जो कीव है, जिसको लेकर असल जंग इस वक्त नजर आती है, वो चौतरफा घिरा हुआ नजर आता है। और इसीलिए बेलारूस में जब इस तरह की सैन्य मूवमेंट्स देखने को मिलती है, इस तरह से बड़े बड़े हथियारों की जब मूवमेंट्स देखने को मिलती है, तो वो चिंता खड़ी कर देती है जेलेंस्की के लिए। बिल्कुल, देखिए 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन यू.के. देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट। पहले सर, मैं आपके पास आऊंगी जनरल सिवाच, क्योंकि बेलारूस हमेशा से रूस का एक समर्थक देश रहा है। ऐसे में अब बेलारूस की सरजमी का इस्तेमाल भी अगर यूक्रेन के खिलाफ होने लगे, तो ये कितना मुश्किल होने जा रहा है यूक्रेन के लिए। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल होगा, मगर ये भी हमें देखना है, जब फरवरी के अंदर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तहत रूस आया था यूक्रेन में, तो उसने 3 प्रोंग अटैक किए थे। एक किया था ईस्ट से डॉनबास के इलाके से, और दूसरा किया था नॉर्थ से जो कि बेलारूस से, और साउथ से उसने किया था कीव से। तो जो अभी बेलारूस से वो सोच रहा करने की, वो पहले भी एक बार कर चुका है, इसमें कोई शक नहीं। अब पॉइंट ये है कि क्या बेलारूस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है इस लड़ाई में? मुझे लगता है उसके चांसेस बड़े कम हैं। हो क्या सकता है कि अब उसको लगता है रूस को कीव के लिए दोबारा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कीव नहीं गिरता तब तक ये लड़ाई खत्म होने का चांसेस नहीं है। तो इसलिए अब वो पहले जब उसने कीव की ट्राई किया तो मुंह की खानी पड़ी थी, और क्योंकि वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे, बहुत ज्यादा नुकसान रूस को हुआ था और रूस पीछे मुड़ा था फिर। मगर अब वो हो सकता है बेलारूस से ट्राई करेंगे कीव पे आने की, क्योंकि वहां से 100 किलोमीटर दूर है। अपने बस्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स को लाके अब उन्होंने सोचा है कि किस प्रकार से उन्हें रॉकेट और मिसाइल से कीव को काफी हद तक सॉफन अप कर लिया है। अब उसको घेरा डाल के वो शायद हो सकता है इस विंटर या विंटर के खत्म होने तक एक कोशिश करेंगे कीव को लेने की, क्योंकि अगर कीव गिरता है तो फिर ये लड़ाई खत्म हो सकती है। जब तक कीव है तब तक वो पावर जो सेंटर है वो है। दूसरी बात है, मुझे लगता है कि क्यों नहीं बेलारूस इसमें हिस्सा लेगा। अगर बेलारूस इसमें हिस्सा लेता है तो फिर नेटो को एक प्रकार से वो मिल जाती है एक्सक्यूज और ज्यादा हेल्प करने की, क्योंकि जो पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम है, बस एक बताऊं, पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम अब मन बना लिया अमेरिका ने और जर्मनी ने यूक्रेन को देना। ये पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम एक टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, बहुत ही पुख्ता है। ये S-400 जो रूस का है उसके मुकाबले का है। तो अगर उसको मिल जाता है यूक्रेन को, तो जो मिसाइलें फायर हो रही हैं रूस की तरफ से, उनको 70 से 80% मिसाइलों को बर्बाद कर। इसके कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन किस पर रूस का फोकस होगा और यूक्रेन अपने आप को कैसे सेव करेगा, सवाल अभी भी छूट जाता है। यूके देवनाथ सर, लेकिन अगर बेलारूस की बात की जाए तो ये रशिया के लिए लॉन्च पैड कहा जाता है। पहले भी इसी रास्ते से सैनिक घुसाए गए थे कीव के लिए, लेकिन तब जैसा कि सर ने भी बताया कि तब उस वक्त कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। लेकिन इस बार रशिया किस प्लानिंग के साथ बेलारूस का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जो हलचल दिख रही है बेलारूस के अंदर, वो जेलेंस्की के लिए वाकई डरा देने वाली है। जी हाँ अनुराग, रूस ने ये भांप लिया है कि ईस्टर्न यूक्रेन में डॉनबास एरिया में
अब यूक्रेन की जो फौजें हैं वो डटकर डिफेंसिव बैटल पोजीशन में जम गई हैं और पश्चिमी देशों से जितनी सहायता मिली है उसकी मदद से ईस्टर्न यूक्रेन में उनके जो ऑफेंसिव वेपन्स हैं वो भी काफी कारगर होने लगे हैं। इसलिए रशियन जनरल्स का ये आकलन है कि फिलहाल पूरब की दिशा से यूक्रेन में घुसना थोड़ा कठिन होगा, खासतौर से अब जब विंटर्स पड़ रही हैं, आस्ते आस्ते सब जगह बर्फ पड़ जाएगी, जमीन में दलदल हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, तो ईस्ट से अगर वो घुस भी गए अंदर फिर भी कीव जो है काफी दूर है। ऐसे हालात में अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर में बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ा जाए। इसके दो फायदे होंगे, एक तो जेलेंस्की जो है उसकी जो फौज है उनके ऊपर दबाव आएगा कि वो दो दिशा में बटन जाए, अपनी जो रिसोर्सेज हैं और जो कैपिटल एसेट्स हैं, बड़े हथियार हैं, उसको उत्तर की तरफ भी डिप्लॉय करे और पूर्व में भी डिप्लॉय रखे। इससे जेलेंस्की की फौज को थोड़ा सा कमजोर होने की आशंका है। रूस के जनरलों का एक और आकलन यह है कि अगर उत्तर से हमला करेंगे तो जैसा कि जनरल शिवाच ने बताया, उत्तर से अगर बेलारूस से कीव की तरफ कूच किया जाता है तो डिस्टेंस महज 100 किलोमीटर का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फरवरी के महीने में भी, मार्च के महीने में भी रूस की फौजों ने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन शायद वो उनका एफर्ट उस वक्त हाफ हार्टेड था। तो अगर रूस को बेलारूस से उत्तर की दिशा से कीव राजधानी पर हमला करना है तो उसे पूरा बहुत ही ज्यादा जो अनुभव है वो रूस को भी हो चुका है कि कहां पर गलतियां पहले हुई थी जब युद्ध की शुरुआत हुई थी। जनरल सिवाच, मैं आपसे ये भी समझूंगी कि राजधानी कीव जो कि शुरुआत से ही टारगेट पर है रूसी सेना की, क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल सब कुछ वहीं से ही हैंडल होता है, ऐसे में अभी तक कीव पर कब्जा पूरी तरीके से नहीं कर पाना एक चैलेंज रूस के लिए भी। इसमें जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या प्रत्यक्ष तौर पर बेलारूस भी अब रूस के साथ इस जंग में लड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर तस्वीरें किस तरह से बदल सकती हैं। जैसा कि AK श्रीवास्तव सर ने भी समझाया, जैसा कि UK देवनाथ सर ने भी समझाया कि यहां पर अगर इस तरह के फ्रंट खुल जाएंगे तो नाटो के पास एक एक्सक्यूज होगा कि वो सीधे तौर पर अपनी सेना भेजकर रशिया से लोहा ले सके। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव सर, मैं आपसे के पास आता हूं, क्योंकि अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, जो दक्षिण के हिस्सों पर रशिया ने कब्जा किया है वहां से तो हमले लगातार तेज कर रहा है, लेकिन बेलारूस से एंट्री और बेलारूस की एंट्री इस युद्ध में, ये कीव जीतने के लिए रूस के लिए क्या निर्णायक साबित हो सकते हैं? हाँ देखो, हो सकता है, पर मैं इसको 3 चीजें बताऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं रूस को सेटबैक मिल रहा है ईस्ट यूक्रेन में, डोनबास के इलाके में, तो वो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को कम करना चाहता है और वो कहीं ना कहीं अपने बेलारूस की तरफ से कोई ना कोई हरकत दिखा के एक अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है यूक्रेन की। अब समझते हैं क्या बेलारूस इस लड़ाई के अंदर डायरेक्ट शामिल हो सकता है? मुझे नहीं लगता उसके कोई चांसेस हैं, क्योंकि बेलारूस अगर शामिल होता है तो फिर जैसे आपने बताया अमेरिका और नेटो कंट्री बहुत ज्यादा मदद देंगे यूक्रेन को। तीसरा है कि क्या अभी कीव के ऊपर हमला कर सकता है रूस बेलारूस से? वो भी पॉसिबल नहीं। उसकी वजह यह है कि 100 किलोमीटर का इलाका है, बर्फ पड़ी हुई है, सड़क के पे टैंक चलेंगे नहीं तो बाहर जाएंगे तो लॉकडाउन होंगे। आप याद रखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जर्मनी टैंक्स के साथ रशिया में अंदर बढ़ता रहा और फिर रशिया ने उसको कट ऑफ करके टैंकों की लड़ाई में उसको बर्बाद कर दिया। अगर जिस प्रकार से अभी आपको विजुअल भी दिखाए जा रहे हैं, इस तरीके से आर्मर का मूव होगा तो फिर ये सिटिंग टारगेट है जेवलिन मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल और स्विच ब्लेड ड्रोन से, जो अभी अमेरिका ने, नेटो ने दे रखे हैं यूक्रेन को। तो सच्चाई यह है कि सर्दियों से पहले, मार्च से पहले कोई ऑफेंसिव मैन्यूवर टैंक्स का नहीं हो सकता कीव पे बेलारूस की तरफ से भी। ये एक पोस्टरिंग है, ये अटेंशन डाइवर्ट करने की, क्योंकि उनको एक सेटबैक मिल रहा है। डोनबास में उनको इतनी जो सक्सेस थी वो नहीं मिल रही। 2 पहलू हैं इस लड़ाई के। एक पहलू है जहां पर रूस अपने मिसाइल से और रॉकेट से एक के बाद एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, एनर्जी सेक्टर को बर्बाद कर दिया, पानी बिजली की तहत है। मगर दूसरा ये पहलू है कि जब ईस्ट यूक्रेन की बात आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें हाई मार्क्स जो दिए हुए हैं
जो बिल्कुल। हाई एल्टीट्यूड आर्टी रॉकेट सिस्टम, वो बड़ा कामयाब है। बस्तरबंद गाड़ियां भी मिल और यही वजह है कि अमेरिका समेत तमाम जो पश्चिमी देश लगातार हथियारों की मदद यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं। उसकी वजह से यूक्रेन इस लड़ाई में इतने लंबे वक्त तक टिका हुआ भी है और बल्कि रूस को कई जगहों पर भारी भी पड़ा। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रूस की युद्ध तैयारी से जुड़ी जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि पुतिन ने अपना परमाणु बॉम्बर प्लेन एक बार फिर से उतार दिया है। रूस ने Tu-95MS का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए किया है और ये भारी भरकम प्लेन जापान सी के ऊपर आसमान में मंडराते हुए दिखा। उसकी तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और यूके देवनाथ जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, ये जो Tu-95MS जापान सी के ऊपर मंडराता हुआ रूस का बॉम्बर देखने को मिला है, इसको कैसे देखते हैं आप सर? इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है रशिया की? रूस इसको ईस्टर्न फ्रंट में उड़ा रहा है Tu-95 को। इसके पहले भी रूस ने अपने ईस्टर्न फ्रंट को एक्टिवेट किया था, जिसके तहत रूस की नेवी ने व्लादिवोस्तोक पोर्ट से निकलकर उत्तरी प्रशांत महासागर की तरफ गश्त लगाई थी। रूस का आइडिया बहुत क्लियर है। रूस चाहता है कि अमेरिका जो है अपना पूरा ध्यान यूक्रेन की तरफ ना लगा पाए जी। और अमेरिका का काफी ध्यान, पेंटागन का जो काफी कंसंट्रेशन है वो जापान की तरफ, जापान सी की तरफ और नॉर्थ पैसिफिक में भी बंटा रहे। Tu-95 जो है लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इससे बहुत 30 से 40 टन के कन्वेंशनल वॉरहेड ड्रॉप कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस जहाज का इस्तेमाल गश्त के लिए हो रहा है। ये जो जहाज उड़ रहे हैं अभी ईस्टर्न साइबेरिया के पास, इनमें परमाणु बम नहीं फिट किए गए हैं। इनका इस्तेमाल हो रहा है समुद्र के ऊपर गश्ती के लिए। जो यूएस एयरफोर्स की जो जापान में ओकिनावा में उनके जो F-15 स्क्वाड्रन है वो लगातार इन Tu-95 को इंटरसेप्ट करते हैं, उनको एस्कॉर्ट करते हैं, उनको पीछा करते हैं, उनके साथ साथ उड़ते हैं, ये दिखाने के लिए कि Tu-95 की हर नजर पर यूएस एयरफोर्स की पैनी निगाह है। हाँ, Tu-95 मैं आपको बता दूं, और इनके साथ अभी लेटेस्ट Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी है। ये पॉलिटिकल वेपन्स हैं। आमतौर पे इनका इस्तेमाल युद्ध में टैक्टिकल पर्पस के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि एक बार इनका जब इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो उसके बाद और कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद तो अगली चीज ये की बची है कि आप ICBM का इस्तेमाल करें, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि रूस चाहता है कि अमेरिका की जो वॉर फाइटिंग मशीनरी है, अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसका ध्यान प्रशांत महासागर में भी लगा रहे। इसीलिए वो चाहता है कि अमेरिका अपना ध्यान जो है वो जापान की रक्षा के लिए, दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए और ताइवान की रक्षा के लिए भी अमेरिका का ध्यान बटा रहे। तो ये सिर्फ एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, इसका कोई टैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बड़ी बात आपने समझाई, क्योंकि इस पूरे युद्ध के दौरान हमने देखा है कि जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उसका इस्तेमाल दोनों ही जो देश हैं वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरह के जो हथियार हैं, बॉम्बर प्लेन्स हैं, फाइटर्स हैं, वो जाते जरूर है लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए जाते हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बताने की कोशिश इसके जरिए होती है। मेजर जनरल सिवाच, हम अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझा पाए कि इस पूरे युद्ध के दौरान कैसे जो अमेरिका है, पश्चिमी देश हैं, वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रशिया के ऊपर बना रहे हैं और रशिया भी उसी तरीके से, उसी भाषा में जवाब दे रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सच्चाई ये है कि ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई है, ये किसी ने सोचा नहीं था। इसके अंदर 2-3 वजह है। एक तो यूक्रेन की जो मैन बिहाइंड द मशीन और कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन लीडरशिप जेलेंस्की की, और तीसरा जो हथियार मिले हैं नेटो से और अमेरिका से, वो गेम चेंजर है, उसमें कोई शक नहीं है। स्टिंगर मिसाइल और ये जेवलिन मिसाइल, इन्होंने ग्राउंड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया रूस की फौज पे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं रूस ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और ये नहीं समझ आई कि अगर आप डीप इनसाइड चले जाएंगे, कीव में चले गए, खार्किव में चले गए, तो बड़ा मुश्किल है सप्लाई चेन आपकी लंबी करे। और ऐसा ही हुआ। यूक्रेन ने शुरू लड़ाई के दौरान
टैक्टिकली बहुत अच्छा करा और सेटबैक के बाद सेटबैक रूस को मिले। मगर जब से रूस ने अपना एक प्रकार से हमला स्टार्ट कर दिया है मिसाइलों से और रॉकेट से, उसने थोड़ा इंपैक्ट किया, क्योंकि एनर्जी सेक्टर बर्बाद हो गया, सर्दियां चल रही हैं, लोग अभी बहुत ज्यादा परेशान होंगे। उनका मकसद है कि किसी तरीके से लोगों का मनोबल तोड़ा जाए और वो प्रेशर डाले जेलेंस्की पर। रूस मौके ढूंढ रहा है जहां पर पहले उसे सेटबैक झेलने को मिले, अब वहां पर वो कैसे मजबूती से अपने आप को और इस वॉर फ्रंट में आगे रख पाए। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे वॉर के टैक्टिक्स को आसान शब्दों में समझाने के लिए। फिलहाल